क्योंकि पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता थे, सांसद रहे 2 बार। क्या उन्होंने आपको रोका? हम लोग के ब्लड में कांग्रेस ही है जी। लेकिन अखिलेश जी थे हमारे, हाँ। और अखिलेश जी की बात नहीं टाल पाए। वो क्या कहानी थी कि जब आप 5,000 मोटरसाइकिल 10,000 मोटरसाइकिल लेके निकल लिए? क्या होता है, लोग जुड़ जाते हैं, भावना के साथ रहना प्यार पड़ता करते हैं है, आपसे। प्यार करते हैं और लोगों का आशीर्वाद है, हाँ। तो उसके लिए हमको जुटना पड़ता है। कितनी मोटरसाइकिल्स थी? अनगिनत थी, 15,000 के ऊपर ही 15,000 हाँ, मोटरसाइकिल लगभग थी। थी। क्या लोग थे। मकसद था, मतलब क्या? वो हम लोग दर्शन करने जा रहे थे एक अच्छा। पढ़ने के बाद, इसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? नेता कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई उनका अड्डा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक सांसद आए, एक मंत्री भी आए हुए थे, तो उनसे हमने ये सवाल किया तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जनता के पास जाइए, किसी एक आम जन से पूछिए कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, आपका कोई काम हो रहा है तो कितने पैसे में हो रहा है। जो अगर 500 रुपये में होता था 5,000 50,000 में हो रहा है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल कहाँ कर रहा है? क्योंकि स्कूल की जो फीस महंगी हो रही है, ट्यूशन फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती जो बड़े राजघराने से, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। नाम है गुड्डू राजा बुंदेला उर्फ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हैं और आपके क्षेत्र की जनता के, आपके लोगों के कई सारे सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिले अभी तक जी। लेकिन सबसे पहले हम ये जर्नी पॉडकास्ट की स्टार्ट करेंगे कि कौन है गुड्डू राजा बुंदेला? बुंदेलखंड के राजकुमार हैं या बुंदेलखंड के सेवक हैं? देखिए, पूरा बुंदेलखंड हमारा परिवार है हम्म। और परिवार के नाते हम उनके सेवक हैं हम्म। और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। लेकिन लोग आपको राजकुमार कहते हैं बुंदेलखंड का, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ वो एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, हमारे दादाजी हम्म। दानवी स्वर्गीय उदल सिंह बुंदेला जी गरीब किसान के परिवार से आते थे। हमारे पिताजी पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री शिवान सिंह बुंदेला जी हमेशा गरीबों, हर किसान, हर बच्चे, हर परिवार के साथ रहे। बुंदेलखंड में अपना अलग उन्होंने शख्सियत बनाई। उन्हीं के पद चिन्ह पे हम चल रहे हैं और लोगों की मदद करना हमारा पहला काम है, लोगों के साथ रहना हमारा पहला काम है, लोगों के सुख दुख में रहना हमारा बुंदेलखंड में हमारा पहला काम है। और गुड्डू राजा जी ने पढ़ाई कहाँ से की? पहले तो हमने 12वीं यहीं इंडिया से की। 12वीं के बाद हम ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ठीक। वहाँ से हमने मार्केटिंग का कोर्स किया। उसके बाद हम यहाँ आके लोगों की सेवा करने की हमने सोची और पिताजी सांसद थे, हमारा राजनीतिक परिवार रहा है, तो ऑब्वियसली अपना विरासत बढ़ाने का और लोगों की मदद करना और लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है, तो वही रास्ता हमने चुना और उस प्लेटफॉर्म पे हम चल। लोग कहते हैं कि जब गुड्डू राजा ऑस्ट्रेलिया में थे तो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने नौकरी भी की वहाँ पे। जी, जरा बताएंगे वो क्या, किस कंपनी में की और क्यों नौकरी की? आप तो इतने बड़े परिवार से आते हैं, क्या जरूरत थी? नहीं, नौकरी करना क्या, एक्सपीरियंस के लिए जी, और लोगों को मालूम होना चाहिए इस टाइम पैसे की कीमत क्या होती है, कमाना आना चाहिए। जैसे आज की जनरेशन को जैसे पैसा तो कमाना चाहिए ना। तो उस समय क्या पिताजी साथ नहीं देते थे? पिताजी साथ देते थे, सब पूरा परिवार साथ देता था, लेकिन हमारी सोच थी कि खुद पैसा कमाया जाए और खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो हमने नौकरी की। एक लेसर कंपनी है, लेदर गुड्स कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है। अच्छा। उसमें हम सेल्स मैन रहे पहले, फिर सेल्स मैनेजर रहे। अच्छा। तो हमने नौकरी की और अपना गुजारा किया और एक्सपीरियंस लिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में आपके परिवार की तूती बोलती है और एक तरफ आप उससे हट के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट नहीं लगा? मतलब कि यार हम तो राजा परिवार से हैं, तो हम क्यों किसी के यहाँ सेल्समैन की जॉब करें या कुछ करें, तो क्यों? नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा राजा परिवार से जी। हम हमेशा यही सोचते रहे कि हम बुंदेलखंड के परिवार से हैं, ठीक, जहाँ ऊँचा नीचा, ऊँच नीच या छोटा बड़ा नहीं माना जाता, तो वही परिवार का हमने सोचा, उसी लाइन पे हम रहे। तो उसी सोच से हमने वहाँ नौकरी की और अपने पैरों पे खड़े हुए। क्योंकि आपके ना युवा बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत पसंद करते हैं यूथ आपको। जी। तो उनका एक सवाल था कि पूछेगा कि राजा साहब ने शादी कब की, और शादी की तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? देखिए, हमारी शादी 98 में हुई थी, ओडिशा से की थी। ठीक है। आपको याद होगा जब एक दिन की सरकार बनी थी, जगदम्बा पाल जी एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, तो जो हमारे पिताजी पूर्व सांसद जी, उनके यहाँ हम लोग के शादी के माननीय मुलायम सिंह जी आए, रमेश भंडारी जी उस टाइम तत्कालीन राज्यपाल थे, गवर्नर थे, अमर सिंह जी आए। उस दौरान बातें हुई, मीटिंग हुई कि
सरकार कल्याण सिंह जी की मुख्यमंत्री थे, जी तो जो सरकार चेंज हुई थी एक दिन के लिए, तो जो बातें हुई, जो भी प्लानिंग हुई, सब वहीं शादी में हुई थी। अच्छा तो उसका चर्चा पूरे देश में रही। तो उस दिन 98 की बात है, तब शादी हुई थी हमारी। ओके। तो अब ये क्लियर करिए, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज, पिताजी का घर का जो अरेंज मैरिज थी। जो आदेश था हाँ। परिवार का, वो हमने उसका पालन किया। जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे जी तो वहाँ पे आपकी मुलाकात अखिलेश जी से होती है, ऐसा मीडिया में हर जगह चर्चाएं बनी रहती हैं। और उनके साथ आपकी जब मुलाकात होती है तो उसके बाद दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती के बाद जब आप इंडिया वापस आते हैं और राजनीति की चीज़ों को समझने लगते हैं तो उन्हीं के कहने पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये कहानी क्या थी और अखिलेश जी से कब मिले, कैसे मिले और अभी कैसे संबंध? अखिलेश जी से हमारे अच्छे संबंध है, परिवार के हमारे बड़े भाई हैं। उनकी प्रेरणा लेके ही, मतलब जब मेरे खानदान, जब परिवार हमेशा कांग्रेसी रहा है, क्योंकि इंदिरा जी के ज़माने से कांग्रेसी रहे, दादाजी रहे, पिताजी रहे। लेकिन अखिलेश जी से थोड़ा सा लगाव हुआ ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में आओ और सेवा करो राजनीति के द्वारा, इसमें आके आप अपनी क्षेत्र की सेवा करो। हमारे आपके कहने पे इस पार्टी में शामिल जब आप ललितपुर आए, जी, पिताजी को बोला कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने, क्योंकि पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता थे, सांसद रहे 2 बार, तो क्या उन्होंने आपको रोका? क्या चैलेंज रहे कि नहीं भैया सब कांग्रेस में ही रहते हैं, सपा में ज्वाइन नहीं करते? चैलेंज आया आपको? थोड़ा सा आया, हाँ, क्योंकि वो कैसे कांग्रेसी रहे, उनका किया दिमाग कांग्रेसी, पूरा खून भी हम लोग के ब्लड में कांग्रेसी है। जी। लेकिन अखिलेश जी थे हमारे, तो अखिलेश जी की बात नहीं टाल पाए। तो विरोध नहीं हुआ घर में? नहीं, घर में पिताजी ने आशीर्वाद दिया, नहीं कोई बात नहीं, आप अखिलेश जी के साथ हो तो उनके साथ आगे बढ़ो। ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो सबसे पहले क्या कहा पिताजी ने आपके, कि क्या बोले, क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था कि भैया अचानक? नहीं, कांग्रेस ही रहे तो कांग्रेस का तो है ही, उन्होंने कांग्रेस में है हम। हाँ। तो पिताजी की हमेशा कोशिश रही कांग्रेस ही, और कांग्रेस से सांसद भी रहे, वो विधायक भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, और कांग्रेस के परिवार के रूप में हम लोग रहे हैं, कांग्रेस की सेवा करते आए। तो उसी कांग्रेस का था ही मन। लेकिन अब अखिलेश जी ने कहा तो फिर समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी से बात हुई आपकी? होती है हमारे संबंध है, और संबंध तो खराब होते नहीं, व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक संबंध तो है नहीं है। राजनीतिक अलग है, हमारी कांग्रेस अलग पार्टी में है, वो पार्टी अपनी समाजवादी पार्टी में है, हम अपनी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी। हमें एक चीज़ बताइए कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में थे, सेल्समैन का जॉब कर रहे थे, लेकिन आप अलग फील्ड में थे, कॉर्पोरेट फील्ड में थे। जी, आपको मार्केटिंग, राजनीति में आ गए। एक्चुअली मार्केटिंग का कोर्स किया था, इंटरनेशनल मार्केटिंग कोर्स किया था। ठीक है। तो वो फील्ड अलग थी। ठीक है। अब ये राजनीति तो एक सेवा वाली भावना से, तो राजनीति में, कॉर्पोरेट लाइन से राजनीति में आना, ये कैसे अचानक टर्न हो गया? क्योंकि पहले तो आप राजनीतिक परिवार से ही थे, लेकिन आपने कैरियर बनाना चाहा कॉर्पोरेट। देखिए क्या है, कॉर्पोरेट लाइन का अच्छा, जैसे अब ट्रम्प है, अब यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अब वो आप बिजनेसमैन थे, बिल्कुल उनकी सोच कॉर्पोरेट अभी भी है, जैसे है, तो वो राष्ट्रपति हैं, जैसे बड़ा उदाहरण है। और कई देश के ऐसे हैं बड़े बड़े लीडर जो कॉर्पोरेट लाइन में है, उस फील्ड में है, तो उनकी सोच अलग रहती है। वो उनको मालूम है कैसे आदमी को जोड़ा जाता है, लीडर ही होता है एक प्रकार से कॉर्पोरेट, जो मैनेजमेंट का काम देखता है। तो उसी लाइन पे हमने सोचा कि अब राजनीति में आने से सेवा अच्छी तरीके से हो सकती है, लोगों की मदद हो सकती है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है, विकास कैसे किया जा सकता है क्षेत्र में। तो उसी सोच में हम इस लाइन पे आए। आपने पहला चुनाव 2009 में लड़ा? जी, हमने एक्चुअली क्या है, 2009 में हम उपचुनाव लड़े थे जी। उस टाइम नाथुराम जी हमारे यहाँ के विधायक थे। ठीक। और उनका स्वर्गवास हो गया अचानक, तो फिर मौका दिया, तो अखिलेश जी ने कहा चुनाव लड़ना है, तो हम उपचुनाव लड़े। हालांकि उस टाइम मायावती जी की सरकार थी, तो सरकारी, आप जानते तत्व, पूरा सरकारी एजेंसी सब लग गई थी उनको जिताने में, उनकी जीते वो हालांकि, लेकिन चुनाव लड़े। हमारी जो सपोर्टर्स थे, पार्टी के सपोर्टर्स थे, सब लोगों ने मेहनत की, ताकत लगाई, लेकिन चुनाव हार गए किसी कारण। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, चुनाव तो जीत हार तो अलग चीज़ है, मैदान में रहना और एक योद्धा की तरह लोगों के लिए बीच में उनके डटे रहना, अपना मुद्दा लेके, अपना बात लेके, तो हम लोग ने बस लाइन पर बढ़ते गए। आपके बारे में 1-2 चुनाव और लड़े फिर विधानसभा का। आपके बारे में एक और चीज़ बहुत चलती है कि गुड्डू राजा जी जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके साथ हज़ारों लोगों की भीड़ इलेक्शन का पर्चा भरवाने के लिए जाती है, नॉमिनेशन के लिए जाती है। जी। ये वो क्या कहानी थी कि जब आप 5,000 मोटरसाइकिल, 10,000 मोटरसाइकिल लेके निकल लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए?
नहीं नहीं, दावेदारी हमने कभी पेश नहीं की। जी। वो तो हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, और एक्चुअली तो वो जुट जाते हैं। कितनी बाइक थी उसमें? वो एक्चुअली कि टिकट या कोई दावेदारी या कोई विधानसभा की दावेदारी या लोकसभा की दावेदारी के लिए नहीं। ठीक। अब वो कभी क्या होता है, लोग जुड़ जाते हैं हाँ। कि अब लोगों की भावना के साथ रहना प्यार पड़ता करते हैं है, आपसे। प्यार करते हैं और ठीक। लोगों का आशीर्वाद है, हाँ। तो उसके लिए हमको जुटना पड़ता है। कितनी ठीक है। मोटरसाइकिल्स थी उस अब समय? वो अनगिनती 15,000 के ऊपर ही होंगी। 15,000 हाँ, मोटरसाइकिल थी। लगभग थी। तो बहुत बड़ी संख्या क्या में क्या लोग थे। मकसद था, मतलब क्या? वो हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। एक अच्छा। वहाँ बुंदेलखंड में झूमरनाथ का मंदिर है, हाँ। तो वहाँ का दर्शन करने मन हुआ सब लोगों का कि चलो गुड्डू राजा आप उनको सबको दर्शन करने चलना है। तो यूथ जहाँ जुड़ जाता है तो फिर सब भीड़ तो आ ही जाती है। तो सबकी मंशा हुई, सभी हर समाज के हर वर्ग के लोग आए, मोटरसाइकिलों की भीड़ लग गई। मेला लग गया। तो उसकी गिनती तो नहीं थी, लेकिन अंदाज लगाया गया। LI की रिपोर्ट आई, उसमें 13-14 हज़ार बताया, लेकिन 17-18 हज़ार लोगों ने मोटरसाइकिल लेके आए। मतलब 20,000-25,000 आदमी होंगे। एक बाइक पे 2 लोग तो रहते ही हैं, 3 लोग रहते ही हैं। तो वो दिन भर रहे साथ में, मंदिर पे दर्शन करने गए थे, तो हम लोग सब गए थे जी। आपका एक और चीज़ जो है कि आपने लगभग 4 से ज़्यादा इलेक्शन लड़े। 3-4 4 इलेक्शन लड़े लोकसभा का मिला के। हम्म। तो पहला इलेक्शन 2009 में लड़ा, फिर आपने 2012 में भी एक इलेक्शन लड़ा सपा से। जी, तब वो चुनाव हुआ है। हाँ। अब वो कारण बस कई कारण रहे। सरकार बनी समाजवादी पार्टी की 2012 2012 में, आप चुनाव हार जाते हैं और हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। 2014 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। जी। तो आप 2014 में भी लोकसभा के लिए अपनी सीट जो है तलाशते हैं, या आप सीट टिकट मांग रहे होते हैं? जी, हमने दावा किया था, मांगी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारी अपनी पार्टी थी उस टाइम, हम समाजवादी पार्टी। तो हमने कहा था कि हमको अगर मौका देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। तो हालांकि उन्होंने हमारे आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी को टिकट दी थी। जी। तो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे अच्छे हमारे नेता हैं, बुंदेलखंड बड़े नेता है, तो उनका साथ दिया था पार्टी के कहने पे, और हालांकि वो भी हार गए थे चुनाव। एक चीज़ जो अभी ललितपुर वालों को पिछले 20 सालों से ललितपुर का कोई सांसद नहीं रहा, ललितपुर से लोकल से नहीं रहा। 25 सालों से 26 सालों से। आपके पिताजी आखिरी सांसद ललितपुर से थे, पहले और आखिरी सांसद थे। तो आपको नहीं लगता कि जो भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? ललितपुर में जब आपके पिताजी सांसद थे तो कई सारे विकास कार्य भी कराए। तो अगर दोबारा ललितपुर को या ललितपुर के किसी प्रत्याशी को मौका मिलता है लोकसभा में इलेक्शन लड़ने का, तो क्या ललितपुर का विकास झांसी से ज़्यादा होगा? क्योंकि झांसी और ललितपुर में अगर हम विकास के तौर पे देखें, ग्रोथ के तौर पे देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ झांसी डेवलप्ड शहर होता है, स्मार्ट शहर में उनका नाम आ रहा है, दूसरी तरफ ललितपुर उजड़ा हुआ पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा डिटेल में बताइए। क्या है, सांसद की बात आई है अब जब, ये तो पार्टी का काम है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और देखिए, जो सांसद बने हैं वे झांसी के बनते आ रहे 25 सालों से। कोई बाहर के भी, उमा जी आई, वो बाहर की आई, तो सौतेला व्यवहार हो जाता है। तो ललितपुर के बीच में और झांसी के बीच में एक नदी आती है, झरघाट, बेतवा नदी है लेकिन झरघाट पुल बोलते हैं, वो बॉर्डर लाइन है। तो उसमें क्या है, लोगों की नज़र इस तरफ नहीं आती है, तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। लेकिन सांसद का तो रोल होता है कि दोनों क्षेत्र एक से माना जाए, दोनों जिले को एक साथ माना जाए, एक ही नज़र से देखें। तो उसी की लड़ाई हम लड़ते आए हैं। हमने हमेशा कहा है, अगर हमको 14 में टिकट मिलती है, जब भी हमने मांगा मिलती, तो अपन लड़ते दिखते। तो हमारा तो मन से है कि डेवलपमेंट करें, ललितपुर नहीं करते हम, तो जहाँ के लड़ते, झांसी ललितपुर एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो 2019 में आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिर झांसी से एक प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दी जाती है। नाम उनका है पारीक्षा, क्या नाम उनका? श्याम सुंदर पारीक्षा उनका नाम है। तो उस समय नाराजगी हुई थी पार्टी से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तो पार्टी का जो निर्णय होता है, तो उन्हें किया, तो दुख तो होता ही है, टिकट नहीं मिलती है तो वो होता ही है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बताइए राजा साहब कि अगर ललितपुर को कभी सांसद मिलता है आपके रूप में, समझ लीजिए कि आप सांसद बनते हैं, अभी हम सागर से हैं, ठीक है, नहीं, मगर कभी अगर ऐसा मौका होता है कि आप ललितपुर से कभी झांसी सीट से ललितपुर के एक सांसद बनते हैं, पहला आप क्या काम करेंगे ललितपुर की जनता के लिए और झांसी की जनता के लिए? तो पार्टी का डिसीजन है ना। पार्टी हम तो मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम महामंत्री भी हैं कांग्रेस पार्टी के। उधर हम आएंगे, लेकिन हम ललितपुर, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो हमारी जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि तो हमारी सागर है ना। तो अभी हम तो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने जो हमें विश्वास किया, वहीं हम मेहनत कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम सागर में थे, तो हमारे अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी आए थे, तो उसमें थे हम। 2023 में आपने कांग्रेस ज्वाइन करी?
जी 23 में हमने 2023 किए। में कांग्रेस ज्वाइन की। हाँ और एक्चुअली वही सवाल जो हमने स्टार्टिंग में किया कि 1100 गाड़ियां लेके गए, 5000 कार्यकर्ता लेके गए, क्या जरूरत थी गुड्डू राजा को इतने ज़्यादा गाड़ियां ले जाने की? कार्यकर्ता क्या दिखाना चाह रहे थे नहीं, हम तो मध्य अकेले प्रदेश चले में? थे। हाँ। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे संरक्षक भी हैं। हम्म उन्होंने कहा गुड्डू आपको पार्टी में शामिल होना है हम्म और इस तारीख को फला डेट तय हुई। हम्म हमें ठीक है, आपका आदेश है। हम्म तो हम तो अकेले चले थे, लेकिन हमारे साथ सब लोग चले, हम्म तो उनकी गिनती तो थी नहीं। हज़ारों की संख्या में लोग गए। अकेले ललितपुर झांसी या से नहीं गए, पूरे बुंदेलखंड से लोग पहुँचे। हम्म और उन्होंने मन बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। हम्म। और घर वापसी थी। उस समय आप मध्य एक्चुअली प्रदेश हमारी से घर वापसी खुरई से थी। एक चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में खुरई से आप सीट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। देखिए वो घर वापसी थी हमारी, कोई हाँ। पार्टी में शामिल होना था ही नहीं। हाँ। ठीक है, अब ऐसा हमने कभी नहीं कहा हम खुरई या मध्य प्रदेश में हाँ। मुगावली या किसी चंदेरी या हाँ। किसी सीट से हम लड़ना चाहते। हाँ। पार्टी के आज ऊपर भी लेकिन डिपेंड था। मीडिया में ये खबरें आप हाँ देखेंगे। वो देखो मीडिया क्या हो रही है, लोगों की क्या हाँ। सोच है, उसको तो अपन चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक। विधानसभा में हमने मेहनत की। कमलनाथ जी ने हमको स्टार प्रचारक बनाया। हम्म मध्य प्रदेश में हम्म जहाँ जहाँ पार्टी को जरूरत पड़ी, हमारी जहाँ उपयोगिता हुई, हम्म वहाँ हमने प्रचार किया और मदद की। कई सीट जीते हम लोग। बुंदेलखंड में अच्छी सीटें आई। हम्म उतनी ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करें तो उतनी नहीं आ पाए। हम्म। ठीक आई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बुंदेलखंड में बढ़ा। हम बुंदेलखंड का देख रहे थे, एक्चुअली हम बुंदेलखंड के हैं। हाँ। तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति रही कि किसी कारणवश सरकार नहीं बन पाई। अब सबको पता है क्यों नहीं बन पाई, क्या है। तो अब कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। गुड्डू राजा के बारे में एक और चीज़ होती है कि गुड्डू राजा अभी तक चुनाव नहीं जीते, लेकिन युवाओं के दिल में दबदबा अभी भी गुड्डू राजा का बना रहता है। एक ये प्यार है, ये मोहब्बत है। हम उनके लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं। अगर युवाओं की बात कभी उठाते कभी हैं। भी राजनीतिक तौर पे गुड्डू राजा को कोई बड़ा मौका मिला तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखिए क्या है, आप बुंदेलखंड में एक्चुअली आप बुंदेलखंड को देखें, दो पार्ट में है। हाँ। आधा उत्तर प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश में। और बुंदेलखंड को अगर पहले क्या है, एक था, जब एक था अंग्रेजों के ज़माने में, जब बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग था और लोग भी एकजुट रहते थे। और संस्कृति हम लोगों की अलग है, संस्कार हम लोगों के हैं। उस टाइम मतलब हम लोग एकजुट होकर सब काम करते थे, मजबूत थे। तो देखा कि बुंदेलखंड बहुत मजबूत है। उसका डिवाइड एंड रूल वाली उनकी पॉलिसी अपनाई, उसको कमजोर करने के लिए। आधा मध्य प्रदेश में कर दिया, आधा उत्तर प्रदेश में कर दिया। इससे हम लोग कमजोर हुए। खासकर बेरोजगारी यहाँ बुंदेलखंड में नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है। उनके हाथों में काम कैसे मिले, इस पर कोई नहीं सोच रहा है। वो युवा इस टाइम पढ़ाई लिखाई में भी मतलब क्या है, मान लीजिए उनके पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, इसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रही। और जॉब नहीं मिल रही तो बेरोजगार भी बढ़ रही है। तो उनको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अपने बुंदेलखंड में कहीं काम नहीं है, छोटे उद्योग नहीं है जहाँ उनको काम मिल सके, इंडस्ट्री नहीं खुल रही है, कोई काम धंधा नहीं है। तो छोटे व्यापारी भी कमज़ोर हो गए, तो वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम नौजवानों के हाथ में काम कैसे आए, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए हम लोग तो अभी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो बात ही कर सकते हैं और बात उठा सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं कि अभी इस समय कोई सत्ता पक्ष में कोई नेता है जो आपको लगता हो कि ये एक नेता है जो हम लोग नहीं तो ये बुंदेलखंड की बात रख रहे हैं, बुंदेलखंड उठा रहे हैं? हम तो बात करते आ रहे हैं सब लोग। देखिए अपने अभी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हजारों युवाओं को हम काम देंगे बुंदेलखंड में। हमें तो लग नहीं रहा किसी एक आध युवा को काम दिया है। और लोगों को काम देंगे और लोगों के हाथ में काम देंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। आप कैसे काम लाएंगे, कैसे बुंदेलखंड देखिए पिछड़ा हुआ है, बिना सरकार के तो अभी संभव नहीं है। नहीं, सरकार में भी आप आ जाते हैं, मान लीजिए सत्ता तो में छोटे इंडस्ट्रीज खोलते, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देते जी, तो उससे लोगों को हाथों में काम मिलता। अभी तो आप इंडस्ट्री कहाँ खोल रहे हो, आप तो मतलब बल्कि इंडस्ट्री जो छोटी बंद हो रही है, बंद की कगार पे हैं, जो पुरानी हैं जो बंद हो रही हैं, उनको काम कहाँ मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं। हमारे लोग तो बुंदेलखंड के लोग बाहर काम कर रहे हैं। आप मान लीजिए इंदौर में काम कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कई जगह बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। लेकिन जो काम यहाँ मिलना चाहिए, वो घर से परिवार से दूर नए लड़के बाहर काम करने जा रहे हैं, उनको भी दुख है, हम लोगों को भी दुख होता है, दोनों परिवारों को होता है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ना त्योहारों पे इकट्ठे हो पा रहे हैं, ना साथ में रह पा रहे हैं, उसकी मदद नहीं हो पा रही, बहुत परेशानी हो रही है। आपको नहीं लगता कि पढ़ाई भी एक बड़ा कारण है? पढ़ाई तो बहुत बड़ा, बुंदेलखंड में देखिए शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। बुंदेलखंड में शिक्षा के लिए कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो अभी ललितपुर में एक मेडिकल कॉलेज बना है, ललितपुर में मेडिकल कॉलेज बना नहीं। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज के अलावा आप कुछ
नीचे जूनियर नीचे से आना चाहिए ना, गांव में अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। मिडिल क्लास तो कुछ परसेंटेज है ना, लेकिन गांव में से ललितपुर की बात नहीं करें, आप झांसी करें, औरई जालौनी करें, महुआई करें, चित्रकूटी करें, इधर आ जाएं आप बांदाई करें, मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, चंदेरी और ये सब क्षेत्र की बात करें पूर्वी बुंदेलखंड की, तो शिक्षा का अभाव है। मास्टर अच्छे हैं नहीं, मास्टरों के लिए नियुक्ति कर नहीं रहे हैं, स्कूल भी यहाँ खुले हैं तो बिना मास्टरों के हैं। तो जब तक मास्टर नहीं देंगे, अच्छे शिक्षक नहीं देंगे, अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे, तो और स्कूल का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे शिक्षा मिल पाएगी। कई दूसरे देशों में हम कई बार जाते हैं तो वहाँ देखते हैं शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा है, अपना शिक्षा स्तर का बढ़ने की बजाय नीचे जा रहा है। जब नीचे से स्टार्ट नहीं करें, प्राइमरी स्कूल से नहीं करेंगे तो ऊपर तो बात की बात है ना। तो अच्छा, तो बैकग्राउंड और हिस्ट्री तो वहीं चलाएंगे ना। बिल्कुल। 2024 में लोकसभा चुनाव आपने लड़ा जी, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया और उस समय बुंदेलखंड में एक ही चुनाव, तो बाकी लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन आपका नाम ज़्यादा सुर्खियों में था। तो जब भी गुड्डू राजा चुनाव लड़ते हैं, कभी गाड़ियों का काफिला निकाल देते हैं, कभी मोटरसाइकिल का निकाल देते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से जो है घूमते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्या देखिए एक्चुअली गाड़ी और हेलीकॉप्टर हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, ये अलग विषय है। हमारा ये होता है कि जनता के पास कैसे पहुँचे, और जनता के पास पहुंचने के लिए कम टाइम था लोकसभा का, और लोकसभा का हमारा बहुत बड़ा एरिया था। मध्य प्रदेश में 8 विधानसभा पे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा पे 1 लोकसभा है। तो 8 विधानसभा, कुछ 3 विधानसभा हमारी विदिशा जिले में थी, हैं अभी भी, मतलब 5 अपनी सागर में हैं। तो 8 विधानसभा में इतनी जल्दी समय में काम पहुंचा नहीं सकता, लोगों के बीच में पहुंचा नहीं जा सकता था। तो एक सुविधा हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी के सागर और विदिशा के जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसा कुछ करें कि जिससे अपन लोग कम समय में ज़्यादा लोगों से मिल सकें और पहुँचे। ठीक, तो हेलीकॉप्टर एक माध्यम था। आप चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा इतना डर गई कि प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े नेताओं को आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए लगा दिया। एक्चुअली क्या है, आप अकेले लड़ रहे थे वहाँ पे? नहीं, हमारी पूरी कांग्रेस परिवार इकट्ठा था, तो पूरे कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की हर बूथ पे, हर गांव में। जब बूथ का कार्यकर्ता तैयार हुआ तो उससे माहौल बना, लोगों में एक जनता में भी मैसेज गया है, कांग्रेस का ये कैंडिडेट है, कांग्रेस के परिवार इकट्ठा हो रहा है और अच्छी सोच के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस मजबूत दिखी। तो जब मजबूत दिखी वहाँ तो उस समय राहुल जी ने आपके समर्थन में प्रचार किया था उस समय? नहीं, राहुल जी नहीं आ पाए थे, कहीं और व्यस्त हो गए थे वो। फिर आपसे ऐसा क्या, वही मेरा सवाल रिपीट है कि गुड्डू राजा वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, आपने चलिए कहा कि कांग्रेस के सारे लोगों का सपोर्ट था, हाँ सब, लेकिन भाजपा क्यों डर गई थी, क्या मानते हैं ये? अब हम क्या बोले इस बात में भाई, अब सभी लोग आए, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आए हमारे खिलाफ प्रचार करने, तो अपनी पार्टी के प्रचार करने आएंगे ऑब्वियसली। और बहुत से बीजेपी के बड़े नेता आए, कौन कौन आए? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 8 विधानसभा में 6-7 विधानसभा में प्रचार किया, सभी विधानसभा में गए वो। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा जस्ट बगल में थी हमारे विदिशा, तो उन्होंने भी प्रचार किया 3 विधानसभा 4 विधानसभा में, और बड़े बड़े लीडर्स थे, सभी मंत्री लगे हुए थे, सब लोग। हम अकेले लगे थे, अकेले के हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता लगे थे, हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी लगे, सभी लगे रहे हम लोग। नहीं तो क्या इस चीज का खेद है कि अगर राहुल जी आ जाते प्रचार करने के लिए तो शायद आपकी सीट निकल सकती थी? अब वो पार्टी का था कि वो व्यस्त हो गए कहीं से। 2024 के इलेक्शन में ही बाकी सब जगह जो रहा ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि एकदम जो है सुपड़ा साफ हो गया, सब सारी जीरो से? देखिए, मैनेजमेंट इनका जो बीजेपी का था, सरकारी तंत्र उनका सरकार के दम पे लड़ रहे थे चुनाव, पूरा उपयोग किया उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने जो वादे किए थे कि महिलाओं को 1250 लाडली बहना, महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये दे रहे थे, उनका 3000 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए उन्होंने। मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, कब देंगे महिलाओं को 3000 रुपये, कब मिलेंगे? भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में हो चाहे इधर हो, बुंदेलखंड में बढ़ता जा रहा है। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? देख लें आप, उनके नेता कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार। आम आदमी परेशान है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को तो बढ़ता ही जा रहा है, उसका रेट बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी, देखिए विपक्ष का काम है, देखिए विपक्ष का काम है, देखिए क्यों नहीं करते हम लोग सड़कों पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं और जनता को जगाने काम कर रहे हैं और सरकार की आंखें खोल रहे हैं, और सड़कों पे पूरा एक कार्यकर्ता है और आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कम कैसे करें, भ्रष्टाचार की लड़ाई उनका अड्डा बन चुका है। वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का है भोपाल में, वो तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो सभी मंत्री, मतलब सभी हैं, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद है,
सबसे पूछा जाए सवाल, भ्रष्टाचार काम क्यों नहीं कर रहे? उनसे पूछा जाए सवाल, भ्रष्टाचार काम करिए। हम लोग तो अपनी विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने दी तो है। अभी जब हमारे पास और कई सरकार पक्ष के लोग आए, भारतीय जनता पार्टी का भी एक सांसद आए, एक मंत्री भी आए हुए थे, तो उनसे हमने ये सवाल किया तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, हम तो कुछ नहीं, हम तो सही करने के लिए देखिए, लगे आप हुए जनता के पास जाइए, किसी एक आम जन से पूछिए कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, आपका कोई काम हो रहा है तो कितने पैसे में हो रहा है। वो पहले अगर बोल रहे हैं आप ही लोग झूठी बात बोल रहे हैं तो कितने में होता था, अब कितने परसेंटेज ज़्यादा हो गया, कितने ज़्यादा बढ़ गया है, कितना अमाउंट पर बढ़ गया है। जो अगर 500 रुपये में होता था, अब 5,000 50,000 में हो रहा है काम। और महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं? महंगाई तो कंट्रोल करनी चाहिए ना। महंगाई को तो आप आसमान छू रही है। कोई भी सामान खरीदें या स्कूल के बच्चों की मान लें, बच्चों की शिक्षा की फ़ीस कितनी महंगी हो गई है। बच्चों के स्कूल की जो फ़ीस महंगी हो रही है, ट्यूशन फ़ीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, ड्रेस महंगी हो रही है। तो अब पेरेंट्स तो बेचारे परेशान हैं। तो क्या ये कांग्रेस के समय में नहीं बढ़ रही थी महंगाई? महंगाई आप देखें ना, पिछली बार का देख लें, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तब देख लें आप रेशियो, अभी क्या रेशियो देख लें, तो कितनी बढ़ती जा रही है। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, सभी लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो उसको लोग बात की भारतीय जनता पार्टी ने तो ग्रोथ है। नहीं, अजय दवाइयाँ कितनी महंगी हुई है। ऐसे मान लीजिए स्वास्थ्य की सेवा हमारे बुंदेलखंड में अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं है। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो बीमार लोग हैं या जो परेशान लोग, उनको अच्छे इलाज के लिए उनको भोपाल जाना पड़ता है या बाहर जाना, दिल्ली जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो उनके लिए दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, उनका इलाज महंगा हो रहा है। तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? ये तो सब एसेंशियल चीज़ें हैं ना, ये तो सस्ती करना चाहिए। इसको तो अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ता है? बढ़ता ही जा रहा है। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की दोबारा से, उस समय पिताजी थे आपके? नहीं, पिताजी गुजर गए थे पहले हमारे, गुजर गए 2023 मार्च में गुजर गए थे वो। अच्छा। 30 मार्च को। तो हमने ज्वाइन की थी एंड में, 23 के एंड में की थी, सितंबर अक्टूबर में की थी हमने। ठीक। तो उनकी इच्छा थी कांग्रेस में, तो वापसी की तो हमने जब पिताजी आपके थे जी, और जब पिताजी, जाहिर सी बात है कि जब हमारे ऊपर हमारे पिता का साया होता है, वो हमारे हर चीज़ में मदद करते हैं, गाइड करते हैं, बहुत सारे एडवांटेज हम उनसे सीखते हैं, शेयर भी करते हैं। तो क्या आपने ऐसी 5 सीखें मुझे बताइए जो आपने अपने पिताजी से सीखी हैं, पूर्व सांसद जी से सीखी हैं? ऐसे कई चीज़ें हैं। 5 चीज़ें बताइए। तो हमेशा हम प्रेरणा, हमारा छोटा भाई शशि राजा, हम दोनों भाई मिलके मतलब मेहनत कर रहे हैं और लोगों के जोड़ने का काम कर रहे हैं, और बिना भेदभाव के, बिना उसके स्वार्थ के हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की सेवा कैसे करें उसी में लगे रहते हैं कि कैसे उनको मजबूत करें। क्योंकि चूँकि हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया है कोई चुनाव का या कोई सरकार का या किसी का, जिससे हम डेवलपमेंट कर सकें, क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा सकें। डेवलपमेंट हम लोग की सोच अलग है, हमारे छोटे भाई की सोच अलग है कि कैसे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, और हम लोग तो उसी चिन्ह पे चल रहे हैं। पिताजी का हमेशा रहा है सबको जोड़ के चलो और मजबूती से जिसके साथ खड़े रहो। अभी इस समय जब पिताजी आपके नहीं हैं, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर पिताजी होते तो इस बारे में उनसे डिस्कस कर सकते थे? अब पिताजी का हमेशा कभी तो खलती ही, बिना उनके कैसे चल रहे। लेकिन हमारी जो ताकत है, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, और बुंदेलखंड के लोग हमारे पिताजी का सम्मान करते थे। उसी रूप में हमको लोगों को प्यार दे रहे हैं, और वही हम लोग की ताकत है, हौसला बढ़ रहा है, और उसी हौसले से हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक मैंने बयान आपके पिताजी का था, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो वायरल हो रहा था कि ये जो है हमारे बेटे का, मेरा ये आखिरी चुनाव है मेरे सामने हमारे बेटे का, तो आप ज़रूर वोट दें। शायद ये 2022 का अब देखिए, वो ठीक है, वो क्या है, वो चला गया वो बात तो। हाँ, आप उनका आशीर्वाद है, यही हम लोग के लिए काफ़ी है, और क्षेत्र वालों भी उनके साथ, उनकी भावना के साथ। बहुत सारे लोग जो है उनको पिताजी ने हमेशा निस्वार्थ, हमेशा आज भी जब आपके पिताजी की बात आती है तो पूरा जो है आपका क्षेत्र यानी बुंदेलखंड सब जगह सम्मान, अलग सम्मान है। और तो हम लोग तो थोड़ी सी मतलब कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले। अब देखिए, हम लोग का लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि महिलाएं, हमारे युवा साथी हैं, महिलाओं के साथ देखें, सुरक्षा का मामला भी है। हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो बुंदेलखंड में समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्या है, नौजवानों की समस्याएं हैं, तो इस सब को कंट्रोल हम लोग भी उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा इसमें एक और पिताजी से संबंधित सवाल है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो वो करना चाहते थे और आप उनको पूरा करेंगे? अभी जैसे हमारा मंदिर गांव में बनाया उन्होंने, उसको बनाने में हम छोटे भाई लगे हुए हैं, उसको और अच्छा बनाने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, और ये सब चल रहा है। उनकी थी भावना कि मंदिर को अच्छा बनवाया जाए, तो हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है उस मंदिर पे, काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा?
काम तो कभी मंदिर कभी कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता है, हाँ। चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा। जी जी। और बनाते रहते हैं कमजोर, जितना समझ में आया कर रहे वो कर रहे, जो और लोग भी बताते रहते गांव के क्षेत्र के इस मंदिर को ऐसा करो वो ऐसा करो, काम चलता रहता है वो सबकी भावना के साथ, उनके अनुरूप चल रहा है। और देखिए जैसे विपक्ष की, जैसे अभी छोटे व्यापारियों को बुंदेलखंड में क्या है, जब वो 10-15 साल पहले छोटे व्यापारी बहुत मजबूत थे, और छोटे व्यापारी जब मजबूत थे तभी को रोजगार लोगों को मिलता था। एक दुकान वाला है, कोई किराने वाला है, या कोई दुकान कोई भी है, कोई छोटे छोटे उद्योग चला रहा, तो क्या 8-10 आदमी लोगों को अपने यहाँ रखते थे। अब वो चीज़ खत्म हो गई, अब लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ सरकार को देखना चाहिए कि काम कैसे मिले, बेरोजगारी कैसे खत्म हो। बुंदेलखंड खासकर हम तो फोकस बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं ना, बुंदेलखंड में बहुत अच्छी नहीं पोटेंशियल है। वैसे अच्छा अगर गवर्नमेंट सोच ले कि उनको बढ़ावा देना है तो छोटे उद्योगों पे और छोटी छोटी चीज़ किरानों में उन सबको दुकान वालों को बढ़ाएं तो ये फिर से अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या छोटे क्लास के मिडिल क्लास के लोग और थोड़ा कमजोर हो रहे हैं ना। अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज का भी आपने देखा क्या हाल है, क्यों गिरा है? इसकी भी इसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि क्यों भाई इन्वेस्टर्स थे ये बाहर जा रहे हैं, जिसका पैसा था बाहर फॉरनर्स का, वो अपना पैसा वापस ले रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है। क्यों ले रहा है बाहर? इन्वेस्टर्स क्यों नहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट मतलब सेफ नहीं समझ रहे हैं, उनका पैसा सेफ क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है? तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई क्योंकि यह भविष्य की बातें हैं, आगे जो परेशानी भोगना है तो यूथ को भी भोगना है ना, तो यूथ के भविष्य के लिए तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही ना, तो उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, और देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, और डॉलर्स का रेट आप देख रहे हैं US डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, इंडियन रुपीज़ कितना कमज़ोर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखना है ना। तो अपन तो अगर विपक्ष में है तो अपन अपनी बात कह सकते हैं, अब सुन रहे हैं, उनका काम है। नहीं तो क्या US डॉलर और पैसे की जो वैल्यू घट रही है, तो ये तो कांग्रेस के समय में भी बढ़ रही थी। नहीं जब कांग्रेस ने जब देखा, आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ, तो उस टाइम 50 के आसपास था, 55 या 56। तो अब देख ले कितना है, 90 के आसपास हो रहा है। 10 साल में कितना है, और 90 के आसपास पहुंच जाएगा। देखने को जल्दी 2-3 महीने में 90 के आसपास, 87 कुछ है अभी, तो 90 के आसपास पहुंच जाएगा, 90 ही मान के चले। तो कितना बढ़ रहा है आपका, कितना आपकी वैल्यू गिर रही है, कितने कमजोर हो रहे हैं अपन। तो वो कह रहे हैं कि सरकार, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पैसे की वैल्यू नहीं घट रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो अपन क्यों कमजोर हो रहे हैं? रुपया कमजोर, चलिए अपन बुंदेलखंड पे आए। अपन ये तो अपना चल रहा है, ठीक है। अपन जो क्या है, हमें बुंदेलखंड में सबसे पहले क्या है, सरकार से अनुरोध है बेरोजगारी खत्म करें, भ्रष्टाचार खत्म करें, महंगाई पे कंट्रोल करें। बुंदेलखंड दोनों प्रदेशों में, हम दोनों प्रदेश की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड हम कभी दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी कांग्रेस है नहीं सरकार एंड दोनों, तीनों पे केंद्र सरकार से भी, तीनों से करे, उत्तर प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। आप 5 चीजों की अपील करिए सरकार से, क्या चाहते हैं? बेरोजगारी पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, रोजगार दें लोगों के लिए हमारे बुंदेलखंड में, खासकर महंगाई कंट्रोल करें, और भ्रष्टाचार जो हमारे बुंदेलखंड में बढ़ रहा है उसको भी कम करें, और महिलाओं की सुरक्षा, ठीक, और जो उनसे वादे किए 3,000 रुपये देना, लाडली बहना योजना के तहत उनको 3,000 के ऊपर पैसा दें, ठीक। और यही है हमारे, और किसानों की जो है व्हाट डू कॉल, जो जैसे हमारे यहाँ कभी कभी सूखा पड़ जाता है और कभी कभी ओले गिर जाते हैं, तो उस टाइम किसान असहज महसूस करता है, तो उस टाइम मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। तो मुआवजे में देर करते हैं, मुआवजा देते भी नहीं है, वो भी ध्यान देना चाहिए। खाद भी आप देखते हैं लाइनें लग जाती हैं, तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान परेशान हो रहा है, कौन परेशान हो? जनता। तो किसान उसको जल्दी से जल्दी समस्या हल करें। और टूरिज्म को लिए हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा संभावना है, पर्यटन को बढ़ाएंगे तो उससे बेरोजगारी भी कम होगी। तो टूरिज्म को बढ़ाएं और इंडस्ट्री लाएं, इससे हम लोग बुंदेलखंड को मजबूती मिलेगी। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है, तीनों गवर्नमेंट से, कि इस बुंदेलखंड को अच्छा बनाएं, उस पर सोचें, उसको किसी ना किसी एक अलग डिपार्टमेंट बना के या किसी अच्छे उसको। 3 सवाल हैं, इसमें आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, आप बच सकते हैं। इसके बाद फिर हम आपके कुछ फेवरेट नेताओं के कुछ रैपिड फायर करेंगे। जी। आपने अभी नाम दिया है चंद्रपाल सिंह यादव जी का, झांसी के पूर्व सांसद रहे हैं। बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। इनसे आपके कैसे संबंध हैं? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के। देखिए हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है। एक और चीज़, चूंकि आपने भी बोला कि कर्म स्थान इस समय आप सागर हो गया है। देखिए मध्य प्रदेश में है, पूरा मध्य प्रदेश है, पार्टी लड़ाई अब सागर लोकसभा पूरा बुंदेलखंड। लेकिन मैं अब ललितपुर की, केवल ललितपुर की बात करूंगा, पूरे बुंदेलखंड की बात करेंगे। नहीं, हम केवल वही ललितपुर, क्योंकि आपका कर्म स्थान वो है। नहीं, हमारा जन्म स्थान है वो, सॉरी जन्म स्थान है। हाँ। तो आप अपने जन्म स्थान के लिए कोई एक काम जो करना चाहते हैं, सिर्फ ललितपुर के लिए, बुंदेलखंड के लिए करेंगे वो अलग चीज़ है, ललितपुर के लिए करना चाहते हैं, भाई हमें मौका मिलेगा
तो हम तो बेरोजगारी मतलब युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। युवाओं के लिए आप हाँ, करेंगे। हमारा सोच युवाओं के लिए है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो सही दिशा है एक्चुअली क्या है, जो पढ़े लिखे युवा हुए वो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ना उनको जॉब मिल रही, ना उनको काम मिल रहा, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके दिमाग को डाइवर्ट कर पा रही गवर्नमेंट कि पॉजिटिव वे में लाएं, लाइन अच्छी पकड़ाएं, अच्छा प्लेटफॉर्म दें उनको, कुछ नहीं कर पा रही। मध्य प्रदेश में आपके फेवरेट नेता मैं 2 नाम दूंगा, उनमें से एक को चुनना है आपको, ठीक है? सभी हमारे नहीं, हमारे आपको कांग्रेस के हमारे एक को चुनना कांग्रेस के पड़ेगा। हमारे नेता हैं सब हाँ, लोग। तो हम कांग्रेस ही देंगे आपको, लेकिन एक को चुनना सब सम्मानी पड़ेगा, है। एक को ही चुनना पड़ेगा। अरे चुनेंगे सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह या राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह तो उत्तर प्रदेश के, वो तो कांग्रेस के कहाँ है, बीजेपी के, और रक्षा मंत्री हैं बीजेपी के, उनको क्या चुनेंगे हम? ठीक है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के। कमलनाथ जी और जीतू पटवारी? देखिए, कमलनाथ जी हमारे संरक्षक हैं और जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी एक आप फेवरेट? दोनों हमारे दोनों आप बच रहे हैं, आप मतलब बचना चाह रहे हैं? दोनों वो संरक्षक हैं हमारे, ठीक है। बड़े नेता हैं। देश के बड़े नेताओं की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक किसी को चुनना है कि अगर आप, वैसे तो हमें पता है आप इस सवाल से भी बचेंगे। नहीं बच नहीं रहे हम तो। देश के कांग्रेस के फेवरेट नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? देखो, मल्लिकार्जुन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानीय, 80+ हैं, ठीक, बुजुर्ग हैं और हम सबके नेता हैं। ठीक। राहुल जी हम यूथ के और सभी किसी एक को ही चुनना है आपको? दोनों हमारे पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। आप भाग रहे हैं सवाल से? भाग नहीं रहे, दोनों बड़े नेता हैं हमारे, दोनों ही हमारे सम्मानीय। यूपी के पसंदीदा सीएम, मैं 2 सवाल करूंगा, 2 में से हर बार एक को चुनना है आपको, मायावती और अखिलेश यादव जी? देखिए, 27 में पूछेंगे सवाल सही रहेगा, 25 है। 27 में क्या है, देखिए कांग्रेस पार्टी हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कांग्रेस का बन जाए सीएम, हमारा कांग्रेस का बन जाए, हम कांग्रेस का बनाएंगे, सोचेंगे तो हमारी कांग्रेस का बने। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं पुराने जो सीएम हैं, जो जिनको आपको पसंद अभी करते हैं, उनके काम पसंद आए, मायावती जी या अखिलेश यादव जी? एक किसी को ले लेना है। अखिलेश जी यूथ हैं, अखिलेश जी यूथ हैं, ठीक है। और अखिलेश जी ने हम उनके साथ हमने काम किया है, ठीक है, उन्होंने काम अच्छे किए हैं, हमारे बुंदेलखंड में अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, मुलायम सिंह जी? अरे वो ये हमारे मुलायम सिंह जी हमारे रहे हैं, और योगी जी तो मुख्यमंत्री अभी हैं। मुलायम सिंह जी तो बेचारे हमारे परिवार के और सबके पूरे देश के मतलब बड़े नेता रहे, तो सम्मानी है हमारे, उनको सत सत नमन करते हैं। बेस्ट सीएम इन मध्य प्रदेश, एमपी, कमलनाथ जी या शिवराज सिंह जी? कमलनाथ जी ऑफ कोर्स। कमलनाथ 13 महीने की सरकार रही थी, 1 साल रही। उमा भारती जी, मोहन, अच्छी सरकार चली थी तो उन्होंने निकाल फेंक दिया था, हमारी सरकार को हटा दिया था। ठीक है। उमा भारती जी, मोहन यादव जी? देखिए, मोहन यादव जी अभी 1-1.5 साल हुआ उनको बने हुए ना, उन्होंने जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 23 में विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। हमारे बुंदेलखंड में उमा भारती जी तो पहले रही हैं, तो अभी तो उन्होंने कितने वादे किए क्या नहीं किए वो तो बात पुरानी होगी बात है ना। अभी मोहन यादव जी ने जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, महिलाओं की सुरक्षा और 3,000 रुपये देने के बाद खाद बीज मिलने का अच्छी तरह से सुविधा जल्दी से मिल रहा है, उसकी सुविधा दें, वो सब झूठा निकला उनका। बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था करें और शिक्षा पे अच्छा ध्यान दें, शिक्षा को मजबूत करेंगे, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे बुंदेलखंड में। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने वादे किए थे, कई वादे किए, हमें लगता नहीं कौन से वादे उनके पूरे हुए। भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, उनमें किसी को भी नहीं चुनना। भ्रष्टाचार देखिए कितना बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में। मैंने 4 नाम चुने हैं, लेकिन एक सवाल 2 सवाल होंगे इसके, कि बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया जो रहे हैं, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी? देखिए, इंदिरा जी का कार्यकाल अलग था, मनमोहन सिंह जी का अलग था। तो इंदिरा जी ने बहुत क्योंकि जब वो देश आज़ाद हुआ था पंडित जी के बाद, इंदिरा जी ने ऐसा माहौल बनाया। आज के हालात हैं देखें आप, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी अभी US गए, सब जगह चर्चा की अपनी, उस तरह से अपना वो नहीं हुआ। लेकिन जब भी इंदिरा गांधी गई तो उनका देख लें आप, किस तरीके से गई, किस तरीके से आई, उन्होंने कभी झुक के काम नहीं किया।
लोग तो उन्होंने कहते हैं हमसे- कि यशस्वी ना। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में अब डंका बज रहा है। अब गोदी मीडिया कुछ भी कहते हैं, गोदी मीडिया गोदी कुछ भी, मीडिया आप कह रही गोदी है। मीडिया कह रही है, और जनता, आप बाहर जाइए, आउट ऑफ नहीं, इंडिया उनके तो जाइए, जनता कह अब रही जैसे है। जनता यूएस की, जैसे मान लीजिए हाँ। हमारे नागरिकों को कैसे लाया है, आपने देखा है, हाँ। मोबाइलों पे देखे, उस पिक्चरों में देखे, हम्म, और टीवी पे देख रहे हैं, वो कम दिखा रहे हैं, लेकिन जनरल सही है बात, वो किस तरह से लाए, कितना अपमानित करके लाए, ये अच्छी बात है क्या? हमारे नागरिक तो हमारे नागरिक है ना, उनको तो सम्मान आना चाहिए, अपना जहाज भेजना चाहिए था, वो करना चाहिए, हथकड़ी पहन के नहीं आना चाहिए था, तो ऐसा करना चाहिए। लोगों अब जैसे का- मैक्सिको बगल में, अमेरिका के जस्ट बगल में, हम्म, तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति लीडर लेडी है, वो हम्म, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे साथ सम्मान, हमारे नागरिक का सम्मान होना चाहिए, और उनको लिए हम जहाज भेजेंगे और हम अपने नागरिक को लाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है हम करेंगे, उनको हमारे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको हमारी, उन्होंने इस टाइप का, उनका जहाज भी लेके आ रहे थे अमेरिका, अपना यूएस ने जहाज भी दिया तो उन्होंने वापस कर दिया, नहीं लेंगे। वापस आपने सवाल पे- आपने स्वागत कर रहे थे। वापस सवाल को आपने निकाल दिया। इंदिरा जी या मनमोहन जी, आपने उसको काफी कोशिश। देखिए मनमोहन सिंह सरकार में कितनी इकोनॉमी, आर्थिक तो आप मनमोहन जी को आर्थिक best रूप से माने? इस टाइम देश बहुत कमजोर था, हाँ। उन्होंने आर्थिक सॉल्यूशन, मतलब तो आपको बेस्ट इकोनॉमिस्ट का भी वर्ल्ड में इनाम मिला था उनको, अवार्ड मिला था, आपको पता ही होगा। तो उन जैसा आदमी चाहिए देश में आज, जिससे मतलब देश की हालत सुधरे, तो आप इकोनॉमी को डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। आप बेस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन जी को मानते हैं? नहीं, हमारे इंदिरा जी हैं, राजीव गांधी का उस टाइम रहा, कंप्यूटर को लाने दे रही, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी ने किया था। तो हमारे तो कांग्रेस में एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप उनको कमजोर नहीं समझिए, कमजोर नहीं समझ अब मनमोहन सिंह ने। चलिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनके दो प्रधानमंत्रियों की बात कर लेते हैं। बेस्ट प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है, अटल जी या मोदी जी? अब इस सवाल मोदी तो जी का आप डंका पूरी बीजेपी दुनिया वालों से पूछा जाए, नहीं, हम तो आपसे- भैया क्या हमारे ये है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे ध्यान देना चाहिए मोदी जी को हो, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश कैसे आगे बढ़े। शॉर्टकट में बोल दीजिए ना कि अटल जी हैं कि मोदी जी हैं, बस निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब तो उनको डिसाइड करना है, भारतीय जनता पार्टी को, सबको डिसाइड करना है कौन अच्छा काम कर रहा है। हालांकि अटल जी सबको लेके चलते थे, आप अटल जी को अटल जी का पसंद करते मतलब हैं। अटल जी का एक अलग वो था, ठीक है, अब बात वो विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, सबका सम्मान और सबका पूरे देश हित में काम करते ठीक है। अभी लोकसभा इलेक्शन जब आपने लड़ा, जी। तो अब जब इलेक्शन आएंगे 2029 में, अभी तो क्या है, 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है, 28 में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमें बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करना है, ठीक है, ये हमारा पहली प्राथमिकता है, ठीक है। एक प्रेफरेंस है कि हम इसको कांग्रेस पार्टी को कैसे उसी मजबूत करें, से जुड़ता हुआ और जनता को अब कांग्रेस का चिन्ह पहुंचाएं, और जनता को कैसे बताएं कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो आपकी मदद कर सकती है। उसी से जुड़ता हुआ सवाल कि मध्य प्रदेश 2028 में अगर वापसी उन्हें करती उत्तर है, प्रदेश 27 में भी है चुनाव, हम बुंदेलखंड तो आपकी मध्य प्रदेश की बात हाँ, कर रहे हैं, मध्य प्रदेश 28 मध्य प्रदेश अगर वापसी करता है तो सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए वो तो अभी तो 28 चुनाव का टाइम है, हम्म, अभी 3 साल हैं, हम्म, तो 3 साल हम लोग को मेहनत करना है, अभी इसकी लड़ाई नहीं लड़ना है हम लोगों को, हम लोग को लड़ाई लड़ना है जनता का, जो जनता की समस्या है, जनता के जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, तो वो कैसे पूरे किए जाएं, जो वादे उनके नहीं हो पा रहे उनको उठाने की बात करना है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, जनता के साथ कैसे धोखा किया उन्होंने, तो इस बात पे हमको अड़ना है, और जनता के लिए बीच में सुख दुख में उनके लिए लड़ाई लड़ना है। 2024 में मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस ने 29 सीटों में से एक भी सीट हम लोग की नहीं आ पाई, तो आपको सबको पता है कैसे ईवीएम वाला मान लो आप, कई और सरकारी तंत्र है और झूठे वादे हैं, कई उन्होंने पूरे पैसा का दुरुपयोग, अभी आपने ट्रम्प का भाषण देखा होगा कि उन्होंने खुद ही पैसे भेजे थे भारतीय जनता पार्टी को कि मदद करने के लिए, पैसे वोट बढ़ाने के लिए, कैसे उन्होंने खुद बोला है यूएस ने। नहीं तो जब कांग्रेस सरकार में आएगी, केंद्र में आएगी, उसका जवाब कहाँ दे रहे, देश में आएगी, उन्होंने अभी तो उसने जवाब ही नहीं दिया, पैसा कहाँ गया, वो किसी ने जवाब नहीं दिया, उसके पैसे को जवाब दे रहा, कहाँ गया पैसा, उन्होंने भेजा था, वो अमेरिका से पैसा आया था, डॉलर्स आए थे मिलियंस, तो उनका क्या है, उसका तो दुरुपयोग हुआ है ना, तो जब आपको पता ही नहीं है, उसका हिसाब भी नहीं दे रहा कोई। देश की उन्नति में लगाए हैं उन्होंने पैसे, कह रहे हैं, तो कहाँ बताओ, हिसाब तो दो, काय में लगाया, वो तो कह रहे हमने चुनाव में भेजे थे, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं वो यूएस के कि हमने चुनाव के लिए भेजे थे, अच्छा, इलेक्शन के लिए भेजे थे, उन्नति। अब ये बताइए कि अभी ईवीएम को लेके विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर रहता है सत्ता पक्ष पे कि भाई ईवीएम हटाना है, तो जब कांग्रेस सरकार में देखिए ईवीएम वाली जो बात आ रही है, आपने अभी राहुल जी ने अभी एक बात उठाई थी कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के बाद लोकसभा है, तो उस टाइम कम संख्या थी लोकसभा के दौरान, अभी विधानसभा के दौरान महाराष्ट्र में कितनी संख्या बढ़ गई, इतनी जल्दी 70-80 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, जितने वोट बढ़े हैं संख्या का एग्जैक्ट, वो कैसे बढ़ गए,
तो कुछ ना कुछ तो उसका जवाब तो दे, चुनाव आयोग दे नहीं रहा है, तो उसका तो जवाब दें। वोट ऐसे कैसे बढ़ गए? तो वो तो सिर्फ कागजों में बढ़े हैं और ईवीएम में बढ़े हैं, तो वहाँ तो जब आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा, ईवीएम्स हटाएंगी पेपर पे? देखिए अब ईवीएम, देखिए अभी बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएस है, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते। अभी उनका एक बयान भी आ रहा था कि ईवीएम सही नहीं है। उनका खुद का है। हाँ, तो जब कैसे आ रहा है आपको भी, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो अपने लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है अपने यहाँ। तो अपने इसके आपको देखना चाहिए ना, जनता भी देख रही है, सब देख रहे हैं कि अब उनको जब तक ईवीएम का चुनाव ये लोग मैनेज कर रहे हैं, चाहे पैसे दम पे, चाहे सरकारी तंत्र के दम पे, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनका मालूम है तोता है, उस हिसाब से बोल रहा है। तो वो सब देखो आगे कैसा होता है, लेकिन ईवीएम तो हटना चाहिए वैसे, क्योंकि ईवीएम के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, देश आप मोबाइल हैक कर सकते हैं, एक मोबाइल पर्टिकुलर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे वो कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी है, ऐसे कैसे कर लेंगे ईवीएम? तो अब वो जब यूएस से ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो आपके पास है नहीं, जब वो खुद बोल रहा है तो यूएस खुद बोल रहा है, वो रेडी है कि हाँ ये चीज़ डिस्टर्ब हो जा सकती है, मैनेज की जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है, तो आप अपन को भी मान लेना। अच्छा, एक चीज़, आप बुंदेलखंड से हैं, बुंदेलखंड का एक सवाल हमेशा चलता रहता है, बच्चा कहता है कि बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनना चाहिए, इसके पक्ष में हैं आप? देखिए बुंदेलखंड स्टेट अगर बनता है, बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम तो वही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के लिए इंडस्ट्री खोली जाए, हम लोग को इतना सक्षम बनाया जाए कि ऐसा नहीं कि हमको बुंदेलखंड अलग से बना दें और कटोरा लेके हम लोग भी मांगे कि हमको पैसा दे दीजिए, हमारा आर्थिक रूप से मजबूत करो, ये करो। हम लोग को पहले हम लोगों को मजबूत भी करो, जैसे इंडस्ट्री के लिए लाइन में मजबूत करो, मिनरल्स में मजबूत करो। हमारे बुंदेलखंड में मिनरल्स बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन बुंदेलखंड को अलग अलग मत बनाओ, आधा उत्तर प्रदेश का, आधा मध्य प्रदेश का, दोनों बुंदेलखंड को एक जोड़ के बनाओ तो हम लोग की ताकत रहेगी। रिसोर्सेज हम दोनों के मजबूत हैं, तो बुंदेलखंड में मिनरल्स बहुत हैं, उसका उपयोगिता हो जाएगी, माइनिंग के अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे वो हैं, तो अगर उसको इकट्ठा करके, पर्यटन की हमारे यहाँ संभावना बहुत है बुंदेलखंड में, और लोग हमारे क्या है एक स्ट्रगल करने वाले हैं बुंदेलखंड के लोग, तो अगर उसका उपयोगिता सही करें, हमारा स्टेट बनाएं, दोनों का इकट्ठा करके बनाएं, तो बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या सौतेला व्यवहार होता है, भोपाल से भी दूरी पड़ती है बुंदेलखंड की, या लखनऊ से भी दूरी पड़ती है, तो सीएम बैठते भोपाल और लखनऊ में, तो वो सौतेला व्यवहार करते हैं, वो उस तरफ के सीएम है, ये इस तरफ के सीएम है, बन जाता है, तो वो अपना अपना क्षेत्र देखते हैं। अभी वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हमारे मोहन जी, वो जंत्र के आते हैं मालवा। अभी आपकी हाल में ही मोहन जी से मुलाकात हुई थी? अब देखिए हम तो हमेशा लड़ते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र में काम करो, इसलिए तो मिलना जुलना तो पड़ता ही है सभी नेताओं से। सीएम ही एज ए सीएम थे जब आप मिले, सीएम हैं जब आप मुलाकात करेंगे? देखिए हम मुलाकात फिर करेंगे उनसे, क्योंकि हमको बुंदेलखंड के कुछ और भी काम हैं कि उनको लेके मिलना है, कि हमारे सागर लोकसभा में कई समस्या आई, किसान को भी एक आत्महत्या की है संसावत विधानसभा में, हमारे विदिशा जिले में, हमारी लोकसभा में आता है, किसान प्रॉब्लम आई है, उसमें हमको मिलना है, और भी कई समस्या हैं, तो उसको लेकर हमको मिलना है कि बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की भी हमारे, आपने देखा होगा शर्मा जी का नाम आया होगा, आपने बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी हाथ लगा है, पैसा देखा होगा कि कितने करोड़ों रुपए मिले, गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी मिली वहाँ जंगल में मिली, करोड़ों रुपए मिले, गोल्ड मिला उसमें। अच्छा, तो भ्रष्टाचार की देखो कितना बढ़ गया है। के एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध इस समय महंत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनका हमेशा एक ही मत रहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप कितने पक्ष में हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं, और कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? भारत एक है, हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हमारे आदरणीय राहुल जी ने हमेशा कहा है, पूरा भारत एक ताकत है, यहाँ जात पात कुछ नहीं है, और सब एकजुट में है, एक माला में है, और हर प्रदेश का एक नागरिक भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो उस पर अपन एकजुट होकर काम करते हैं, ये हम लोग की ताकत है। और राष्ट्र एक है, राष्ट्र हमारा एक है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष। बुंदेलखंड में ही छतरपुर में एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 2029 तक उसका शायद उद्घाटन भी होगा, जो कि वहाँ पे वादा करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए तो खुलना चाहिए हेल्थ में, तो और भी जगह अकेला कैंसर वाला तो खुल रहा, अच्छी बात है, और भी हमारे खुलना चाहिए बुंदेलखंड में, क्योंकि यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है स्वास्थ्य के, हेल्थ के मामले में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, सुविधा नहीं। मतलब हॉस्पिटल खुलेगा तो फर्क पड़ेगा। खुलने दीजिए, देखते हैं, खुलने दीजिए, पहले कैंसर का ही खोलने की बात आई है, कैंसर खोल रहे हैं, लेकिन और भी है ना हमारे यहाँ, और भी तो समस्या होती है ना बॉडी में, उसका भी खोलना चाहिए।
अकेले पूरे बुंदेलखंड में, दोनों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या बाहर जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। अगर उनको व्यवस्थाएं और सुविधाएं अच्छी मिलने लगी, अच्छे डॉक्टर मिलने लग जाए, अच्छे इक्विपमेंट मिल जाए, अच्छी मशीनरी हो जाए, तो हो जाएगा बाहर। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी का खोलें, अकेला कैंसर का ना खोलें, सभी के अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ अच्छी दें। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा क्या है, कई गाँव में ऐसा हो जाता है कि क्षेत्र में इलाज करने के लिए बाहर जा ही नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, नदी नाले चढ़ जाते हैं, बरसात में खासकर परेशानी होती है, तो उसमें क्या जगह वहीं मिलती जाए, व्यवस्थाएं होती जाए, गांव गांव भी व्यवस्था हो, एक हर क्षेत्र में व्यवस्था हो। तो यही हमारी अपील है पूरी सरकार से। में सब जगह अच्छी जब हम ओरछा जाते हैं तो एक बीच में जंगल मिलता है। टूरिज़्म को आप जैसे भी बात कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, तो 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो बुंदेलखंड में जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, जैसे झांसी है एक बड़ा क्षेत्र है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन और क्या इसमें होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया में नहीं, पूरा हमारा बुंदेलखंड ही टूरिज्म का भरा पड़ा है। बिल्कुल, आप चाहे झांसी खजुराहो ले लो, चाहे ओरछा ले लो, चाहे झांसी ले लो, चाहे देवगढ़ ले लो, देवगढ़ ले लीजिए, चंदेरी ले लो, चाहे दतिया ले लो। तो क्या आपको ये लगा पन्ना ले लो, छतरपुर ले लो, कई जगह एक से बढ़कर एक हमारे बुंदेलखंड में जितना इसको प्रमोट करना चाहिए था उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर प्रमोट करें, हमारे लिए अच्छा इसको प्रमोशन दें और अच्छा टूरिज्म का सोच लेके चलें, बुंदेलखंड अच्छा हब बन सकता है। और आपके अकेले इंडियंस नहीं, आपके फॉरेनर्स भी बहुत आएंगे बुंदेलखंड में। क्या हम लोग के यहाँ मिनरल्स बहुत अच्छे हैं और ग्रीनरी अच्छी है और कल्चर हम लोग का अच्छा है और जो विजन मतलब आप देखेंगे पहाड़ हैं और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मंदिर हैं अच्छे, तो उनको अगर सही तरह से पूरा सब बना के चलें। अगर कोई दिल्ली में है या मुंबई में बैठा हुआ है या कहीं पे बैठा हुआ है, तो उसको अगर कभी बुंदेलखंड आना है तो डायरेक्ट बुंदेलखंड के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है। अगर अभी बुंदेलखंड में और खजुराहो में फ्लाइट रखी है उन्होंने, खजुराहो लेके कम फ्लाइट्स हैं। अब उनको क्या, अब तो एयरपोर्ट्स बनाना चाहिए ना, अब तो क्या लोग, लेकिन क्या है, अब लोगों में स्पेंडिंग पावर तो बड़े लोगों की बढ़ गई है, लेकिन छोटे लोग हैं हमारे जो बुंदेलखंड में गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए क्या करें। जब फ्लाइट ब्लैक बनाओ तो पहले, खर्च तो फ्लाइट तो बात की बात है, उनको फ्लाइट में टिकट खरीदने लायक तो बनाओ। आप अगर उनको राशन दे दिया है या आपने कोई सुविधाएं लेके किसी सुविधा मतलब के योजना के तहत पैसे दे दिए, ठीक है, दे रहा, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी उनको रोजगार देना चाहिए जिससे उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की वो लगे। जैसे कि हम अपने पैरों पे हमने नौकरी की है, अपना काम किया, लेकिन सबको ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। नए यूथ के लिए खासकर हमारी अपील है कि अपने पैरों पे खड़ा हो, काम करे, कुछ भी करो, छोटा बड़ा कुछ भी काम करो, जो मिल रहा है ठीक है, मिलना है वो, लेकिन अपना खुद करो, जिससे आपका खुद कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे और खुद आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, माँ बाप को भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स के ऊपर बोझ मत बनो। आज हमारे साथ थे बुंदेलखंड के एक बहुत ही हार्डवर्किंग नेता चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा बुंदेला, जिन्होंने बुंदेलखंड में युवाओं के बीच में एक अपनी नई अलग पहचान बनाई है। युवाओं के बीच में हमेशा अपनी लोकप्रियता बनाई है और युवाओं के बीच में नहीं, आज उनको बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान सभी लोग उनको पसंद करते हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार।